उत्तराखंड में हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका दिए बिना राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और तभी से केंद्र सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की हार हुई और अब सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण हुआ, जिसमें कांग्रेस को 33 और बीजेपी को 28 विधायकों का समर्थन मिला। बहुमत हरीश रावत के पक्ष में था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में लिफाफा खुलने से पहले ही केंद्र सरकार ने कह दिया कि उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश भी कर दी। इसके बाद उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार फिर से बहाल हो गई। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताकर होली दिवाली एक साथ मनाई। हरीश रावत आज शाम को ही कैबिनेट की मीटिंग भी करने वाले थे, लेकिन राष्ट्रपति शासन हटाने का नोटिफिकेशन अभी नहीं पहुंचा है, इसलिए उन्होंने कैबिनेट मीटिंग स्थगित कर दी। आपने क्या किया? हम पूछना चाहते हैं किस सलाहकार की वजह से, कौन सा वो कानून का सलाहकार है जिसने आपको ये राय दी कि उत्तराखंड में आप 356 लगा दो? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि जो 9 बागी एमएलएज कांग्रेस पार्टी के आपके पक्ष में आए, क्या मोहब्बत की वजह से आए? एक्ट में प्रोविजन है, यदि एक जिसकी उम्र आगे को बढ़ रही है, 70 वर्ष के करीब का व्यक्ति है और जो इस समय फिजिकली ठीक पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जो पिछले 2 महीने के अंदर मैंने ट्रॉमा झेला है, जिस तरीके की स्थितियां झेली हैं, उसके बाद भी यदि मैं खड़ा हूं तो ये अपने आत्मबल से खड़ा हूं। तो यदि ऐसे व्यक्ति से वो यहीं आकर के पूछताछ कर ले तो बड़ी कृपा होगी। और लेकिन मैं एनीवे मैं उनके साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मुझे सम्मन उस दिन किया गया जब मुझको फ्लोर टेस्ट की व्यवस्था करनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है। दूसरी बार मुझे कल रात पता चलता है कि मुझे कल सुबह सम्मन किया जा रहा है, जिस समय मैं दिन भर के थकाए धक्के वक्के खाने के बाद और सब चीजें करने के बाद घर आया हूं। अटॉर्नी जनरल खड़े हुए, उन्होंने कहा लिफाफा खोलने से पहले मैं कोर्ट को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार का निर्णय है कि हम जो प्रोक्लेमेशन है उसको रिवोक कर रहे हैं। ये हम कोर्ट की जानकारी में ला रहे हैं कि हम उसको रिवोक कर रहे हैं और जब रिवोक करने पे मिस्टर हरीश रावत की सरकार 4th भी रेस्टोर हो जाएगी। लिफाफा खुलने के बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर डिक्टेट किया है। उस ऑर्डर डिक्टेट करने में ये बात आई है कि 33 वोट जो है वो मिस्टर हरीश रावत के फेवर में पड़े थे, 28 वोट जो है वो मिस्टर हरीश रावत के अगेंस्ट पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट का जो वहां आदेश था उत्तराखंड में, वो आदेश के हिसाब से वहां जो नतीजा निकाला उसके हिसाब से आज केंद्र मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन वहां समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति जी को सिफारिश करने के लिए निर्णय लिया है। तो कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार की ये नैतिक हार है, इसका ये निष्कर्ष तो निकाला जा सकता है, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्या 18 तारीख को जो बजट हुआ था उसको पास माना जाए, क्योंकि बजट के वक्त ये बात खड़ी हुई थी कि हरीश रावत के पास बहुमत नहीं है। 9 विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी और उसके बाद उन पर 2 आरोप लगे, 2 स्टिंग सामने आया। पहला स्टिंग ये कि हरीश रावत खुद विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे एक पत्रकार के सामने, और दूसरा स्टिंग ऑपरेशन ये कि उनके नजदीकी एक मदन सिंह बिष्ट नाम के एमएलए ने दावा किया कि हरीश रावत ने हमको 25-25 लाख रुपए दिए हैं। इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं टुनाइट विद दीपक चौरसिया में। हमारे साथ एक्स सीएम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जिन्हें पूरा उत्तराखंड और देश भगत दादा के नाम से जानता है। राजीव त्यागी नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के हमारे साथ हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो कि बागी विधायक है उत्तराखंड के, ये उन 9 विधायकों में से एक है जिन्होंने ये कहा था कि हम कांग्रेस की सरकार को नहीं, हरीश रावत की सरकार को हटाना चाहते हैं। वो हमारे साथ है। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले भगत दादा, मैं जानना चाहता हूं कि आप जैसे अनुभवी आदमी के रहते हुए बीजेपी हाईकमान से, केंद्र सरकार से इतनी बड़ी चूक क्यों हो गई? क्योंकि आप तो बच्चों के जानते हैं, आप इनकी 3 पीढ़ियां देख चुके हैं। जितने 9 विधायक हैं इनकी 3 पीढ़ियों को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। तो जब आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं तो बीजेपी ने इतनी बड़ी राजनीतिक गलती कैसे कर दी उत्तराखंड में? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, असल में आपकी आवाज कम आ रही है। देखिए, पहली बात यह है कि
हमसे भूल हुई या नहीं हुई ये तो समय बताएगा। हमारा आपसे इतना निवेदन है कि मनी बिल गिर जाने के बाद सरकार में रहने का किसी को अधिकार नहीं होता है। सरकार को डिसमिस करना पड़ता है और फिर असेंबली को इन अबेयंस रखा जाता है। तो ये काम हमारी केंद्र सरकार ने किया है, तो ये तो कोई गलती की नहीं। और अब जब उनका बहुमत फिर दोबारा हो गया है तो फिर उन्होंने राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। अब इसमें कहाँ गलती हो गई? क्या आपको लगता है कि मनी बिल गिर जाने के बाद और सरकार को उस समय राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना चाहिए था या हरीश रावत जी को बने रहना चाहिए था क्या? नहीं भगत दादा, आपसे जो मेरा सवाल है, मैं थोड़ा ऊंचा बोलता हूं ताकि आपको सुनाई पड़े। आपके पास टेलीफोन पर ऑडियो कम आ रहा है। मनी बिल गिरा या नहीं, इस पर विवाद है। लोग कहते हैं, स्पीकर कहते हैं मनी बिल नहीं गिरा, मनी बिल पास हो गया, लेकिन 9 विधायकों ने उसी दिन बगावत की। ये बड़ी स्पष्ट बात है और बहुमत हरीश रावत ने हासिल किया है। मनी बिल गिरा है नहीं, इस पर डिस्प्यूट है। और जब उन 9 विधायकों के ऊपर स्पीकर ने जो डिसीजन लिया था उसके आधार पर बहुमत परीक्षण हो रहा था, तो क्या कारण ऐसे बन गए थे कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा? बहुमत साबित हो जाने देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता आपके लिए। केंद्र सरकार इतनी किरकिरी तो नहीं होती। दीपक जी देखिए, आप पहली बात यह है कि मनी बिल गिर गया। हमने गवर्नर से कहा कि हम इस जो विधानसभा अध्यक्ष हैं इनके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। उस अविश्वास प्रस्ताव का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया और एक तरफा एक प्रकार से दोबारा फ्लोर टेस्ट की बात कर दी गई। और इसलिए हम माननीय राष्ट्रपति के पास गए और वो इतने समझदार हैं, पुराने हैं, सीनियर हैं। अगर वो समझदार नहीं होते, अरुणाचल का विधेयक पर उन्होंने 3 दिन तक सहमति नहीं दी और यहाँ जाते ही जो है केंद्र सरकार की उन्हें सहमति दे दी। वो पूरी तरह से कन्विंस थे कि भाई वास्तव में ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, मनी बिल गिर गया है, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया। तो इसमें कोई हमारी बुराई क्या है या हमने क्या गलत किया? और इसके बाद आज जब कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट कराओ, हमने कहा कराओ, फ्लोर टेस्ट कराओ, हमें कोई एतराज नहीं है। फ्लोर टेस्ट हो गया। कल जब हमने देखा कि कांग्रेस का बहुमत है तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही उन्होंने कहा नहीं हम अपना राष्ट्रपति शासन हटा रहे हैं। तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? लेकिन भगत दादा, यहां पर बड़ा सवाल आखिरकार ये है कि मनी बिल पास हुआ, ये पास नहीं पास हुआ है, ये तो सिर्फ एक शख्स डिसाइड कर सकता है विधायिका के अंदर या संसद के अंदर, और वो शख्स है स्पीकर। स्पीकर कह रहे थे मनी बिल पास हो गया, 9 लोग कह रहे थे विधायक मनी बिल पास नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि असेंबली का राजा स्पीकर होता है, वो फाइनल बॉस है। अब स्पीकर ने गलत किया या नहीं किया, इस पर एक इंटरप्रिटेशन हो सकता था, लेकिन स्पीकर के विवेक पर सवाल उठाकर राष्ट्रपति शासन आपको नहीं लगता नियम और कानून के खिलाफ? सुनिए दीपक जी, एक मिनट। आप इतने चैनलों में काम कर चुके हैं, इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि हमारे माननीय न्यायालय ये तो कह सकता है कोर्ट कि प्रेसिडेंट इज नॉट किंग, तो क्या उसने आलेज ने क्या कहा, जो कहा उसका तो वैसे भी सम्मान करते हो, कुछ भी कहे। लेकिन हमारा कहना है, क्या आप स्वयं भी मानते चलते हैं कि जो हमारे स्पीकर हैं वो क्या वो किंग है? क्या वो ऑटोकरेट है कि वो अगर गलत निर्णय भी ले ले तो वो सही नहीं है, उसका गलत निर्णय है, उसको भी चुनौती दी जा सकती है। इसलिए हमने कहा हम इसका अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। उस अविश्वास प्रस्ताव पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, आज तक वो कोई बोलता भी नहीं उस पर, किसी ने जानकारी भी नहीं ली कि भाई 35 एमएलए ने उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव गवर्नर को 18 तारीख की रात को प्रस्तुत कर दिया था। कहीं पर भी टीवी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो अब इस प्रकार से अगर सही चीजें अगर अंधेरे में रखी जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? चलिए, वैलिड पॉइंट उठाया है। मुझे आप एक बात बताइए राजीव त्यागी जी, रूलिंग ये हुई कि स्पीकर ने कहा मनी बिल पास हो गया, हमने 9 विधायकों की बगावत साफ साफ देखी, पहला सवाल, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि कोर्ट कहता है कि राष्ट्रपति भी गलती कर सकता है,
तो मैं ये तर्क देता हूं कि स्पीकर भी पार्टीजन होके गलती क्यों नहीं कर सकता। और अगर स्पीकर ने एक ऐसी रूलिंग दी थी जो सामान्य तौर पर बहुमत के खिलाफ थी यानी 9 आपके विधायकों की खिलाफत पर खड़ी हुई थी, तो आपको नहीं लगता स्पीकर को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर यह निर्णय करना चाहिए था कि आइए जो अविश्वास प्रस्ताव 18 तारीख को गवर्नर के सामने दिया है उस पर बहस हो जाए, उस पर वो हो जाए। उन्होंने भी पार्टी बन के काम किया और अगर ये 9 विधायक, जिसमें कुंवर प्रवीण सिंह जी भी हैं, प्रणव सिंह जी भी हैं, अगर ये लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो हरीश रावत की सरकार गिर गई होती। देखिए, ये तो टेक्निकल मुद्दे पे सरकार बची। मैं एक बात कहना चाहूंगा प्लीज। मैं राजनीतिक व्यक्ति और कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। बिल्कुल, ना तो मेरे में क्षमता है, ना मेरे पे नहीं, मैं ना मेरे में क्षमताएं हैं कि मैं कोर्ट की टिप्पणी पे कुछ कहूं या कोर्ट ये जो राष्ट्रपति महोदय के बारे में टिप्पणी की, मेरे को नहीं लगता कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, पेपर पर दिख रहा है कि 9 विधायक आपके बगावत कर चुके हैं। पेपर पर दिख रहा है कि मनी बिल में बहुमत आपके खिलाफ है। कंप्लीट कर दूं सर। कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 212 जो कहती है वो सबसे सुप्रीम है। या तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करिए, फिर स्पीकर के निर्णय पे या स्पीकर की कार्यशैली पे या स्पीकर के किसी भी एक्ट पे हम बहस कर सकते हैं। सर यहाँ तो उसको कोर्ट ने रूल कर दिया कि राष्ट्रपति भी गलत हो सकता है। देखिए, मैं कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर तो बिल्कुल भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कारण यह है कि कोर्ट का कांग्रेस पार्टी पूर्णतः सम्मान करती है। हमारे विरोध में भी अगर कोई टिप्पणी होगी तब भी हम सम्मान करेंगे। यही डेमोक्रेसी है, वो तीसरा स्तंभ है प्रजातंत्र का और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। रही बात अब स्पीकर के एक्ट की, स्पीकर के एक्ट के हिसाब से आर्टिकल 212 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के देश की केंद्रीय कैबिनेट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मोदी सरकार की दिक्कत यह है कि मोदी सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है उससे मुझे लगता है कि मोदी सरकार संघ का जो ढांचा है देश का, उसको कहीं ना कहीं उसको डैमेज करना चाहती है। उसके कारण है, देखिए कारण में अगर आप जाएंगे तो आप एक चीज पाएंगे बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि वो ये है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से आज देश में माननीय गोलवलकर जी को, माननीय इसलिए छोड़िए ना, कहां गोलवलकर पे आ गए, बात उत्तराखंड के स्पीकर भी कर रहे हो, वहां चलेगा गोलवलकर पे। राजीव जी, आप इतने समझदार प्रवक्ता हैं, आप इतने समझदार प्रवक्ता हैं, आपने मुझे टाइम दिया, आप बहुत विद्वान, आप बहुत विद्वान। अगर हम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन करने लगे हैं तो क्या होगा? मुझे गोलवलकर जी ने क्या मतलब, आप अपना तर्क दे नहीं पा रहे हैं। सुनिए ना गोस्वामी साहब, मैं तो आपका बहुत सम्मान कर रहा हूं, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं और मुझे करना भी चाहिए क्योंकि आप बड़े हैं मेरे से। आप चीफ मिनिस्टर ने मुझे मेरे बोलने का टाइम, आप बीच में मत बोलिए। गोलवलकर जी देश के संघीय ढांचे के विरोध में थे, दीपक जी गोलवलकर जी राज्यों के अधिकारों के विरोध में थे। 1961 में जो देश जो संवैधानिक बात है ऊपर बात बोलिए। अगर माय डियर सर, मोदी जी वो एजेंडा लागू कर रहे हैं। मोदी जी वो एजेंडा लागू कर रहे हैं कि देश के संघीय ढांचे को कैसे खत्म किया जाए, उसको कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। और मेरा कहना यह है कि अगर हम लोग बात विधानसभा में बहुमत में नहीं थे या बहुमत में थे, क्या वो अब आए थे उत्तराखंड में, संविधान हम लोग बहुमत में थे या नहीं, हम लोग बहुमत में थे या नहीं थे। कोई वो फ्लोर ऑफ हाउस इज द बेस्ट प्लेस कि आप बहुमत में है या बहुमत में नहीं है, फ्लोर ऑफ हाउस होना चाहिए। 1999 में जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर रही थी, सबको पता है, पत्रकारों से लेकर के और पूरे पॉलिटिकल सर्कल को पता था कि एक वोट से सरकार गिरेगी। उसके बाद भी सभी लोगों ने कहा कि फ्लोर ऑफ हाउस पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाना चाहिए और बहुमत सिद्ध करना चाहिए। राजनीति में या तो आप लोकसभा विधानसभा जितनी बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, या फिर फ्लोर ऑफ हाउस को मानिए और स्पीकर को मानिए, या फिर आर्टिकल 212 में तरमीम करिए। अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है, मैं चैलेंज देता हूं, तो आर्टिकल 212 इस बात का कोई जवाब नहीं कि स्पीकर ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्पीकर के आप कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी, तो प्रधानमंत्री पे भी टिप्पणी करिए ना। कोश्यारी जी से पूछिए कि उन्होंने बसपा सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में क्या किया था, किस तरह से स्पीकर ने बसपा के जो विधायक टूट रहे थे उनको मान्यता दी थी। जरा पूछिए ना। फिर भारतीय जनता पार्टी जो करे वो तो लीला है, दूसरा को स्पीकर कर दे वो पाप है, तो ये तो देश में नहीं चलेगा। एक जैसे मापदंड रखने पड़ेंगे ना। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक टूटे, कई बार टूटे, उनको मान्यता किसने दी? उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने दी। तो उस टाइम जो उनका एक्ट अगर ठीक था तो आज के स्पीकर का भी एक्ट ठीक है। मैं बीजेपी के लिए आंसरेबल नहीं हूं, मैं भगत दादा के पास जाऊंगा। कुंवर साहब बैठे, कुंवर साहब फर्स्ट हैंड जानते हैं। आपको पता है कि
सभी विधायकों ने कहा था कि हम कांग्रेस की सरकार को नहीं, हरीश रावत को हटाना चाहते हैं। कुंवर प्रणव साहब, मुझे ये बताइए कि क्या स्पीकर ने आपकी बात सुनी, आपके ऊपर फैसला करते हुए? क्या उन्होंने आपको पक्ष रखने का मौका दिया? क्या उन्होंने आपको नोटिस सर्व किया? क्या आप उनके पास गए? क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? हम मानते हैं कि बीजेपी ने जो गलती करी या केंद्र सरकार ने जो गलत किया वो तो सुप्रीम कोर्ट ठीक कर ही चुका है। सरकार ने लोकतंत्र को बुलडोज किया। ठीक है, इनसे भी पूछ लेते ना कि इन्होंने कांग्रेस को क्यों बुलडोज किया, इनसे भी पूछ। मान्यवर मैं कहना चाहूंगा, बुलडोज हुई नहीं। 18 मार्च 2016 को स्पीकर द्वारा लोकतंत्र का कत्ल किया गया था। ये कानून में भी इंश्राइंड है कि यदि एक माननीय सदस्य खड़े हो जाएं, वो डिवीजन ऑफ वोट्स कहें वॉइस वोट्स के बजाय, तो स्पीकर को उनको अनुमति देनी चाहिए, उनको समय मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया गया। और उसके बाद जो 5 बिल्स पेंडिंग थे, जब हम लोग फ्लोर पे खड़े होकर के आ गए विरोध में सरकार के, तो स्पीकर साहब ने फटाफट पढ़ के और बगैर उनका आए या नो किए बगैर चले गए वहां से कि हमने पास कर लिया। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि स्पीकर का पार्टीजन रोल रहा। ही वॉज एब्सोल्युटली बायस्ड एंड ही वॉज यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट द 9 MLAs जस्ट टू प्रोलॉन्ग द कांग्रेस गवर्नमेंट। त्यागी साहब ने जैसे कहा कि बीजेपी के समय में कृष्णा त्रिपाठी जी स्पीकर थे और बहुजन समाज पार्टी के एमएलए को ऐसे किया गया। देखिए, अगर एक गलती हो गई है तो उसको दूसरी गलती कहकर सही नहीं ठहरा जा सकता। मैंने आपको कुछ एक सेकंड, मैं इनसे बात कर, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं इनसे बात कर रहा हूं। 1 मिनट मेरा मुझे बोलने दीजिए, आप बहुत हो गया। देखिए साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट के विषय में भी कुछ कहना चाहूंगा। माननीय कोर्ट है, हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबमिशन देना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। आप ये देखिए कि जो कांग्रेस के एडवोकेट्स ने उनको आईना दिखाया कि लोकतंत्र की बहाली करिए, लोकतंत्र हट गया उत्तराखंड से, लोकतंत्र की बहाली कर दी, लेकिन वो 2 डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो सीडी के रूप में मौजूद थे, उनका क्या कॉन्ग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने? आप मुझे बता दीजिए, बंगारू लक्ष्मण जी जो नेशनल प्रेसिडेंट थे बीजेपी के और तत्कालीन वन मंत्री जुदेव साहब, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं की गई थी ऐसे ही स्टिंग के द्वारा? और तरुण तेजपाल बहुत बड़े पत्रकार थे प्रेस से जुड़े हुए, जब उनके खिलाफ सीडी स्टिंग आया रेप केस का, क्या उनको जेल नहीं जाना पड़ा था? तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा सवाल है एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, जनता भी सवाल करेगी, उत्तराखंड की जनता, फोन आ रहा है मेरे पास कि साहब हमारे साथ अनर्थ हुआ है, हम आज इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्यों नहीं उन 2 सीडीज का संज्ञान लिया गया जिसमें हरीश रावत जी कह रहे हैं कि भैया मंत्री बना दूंगा, विधायकों को आंख मूंद लूंगा, 25 से 30 करोड़ रुपए कमाने कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया 12 मंत्री बनेंगे, 350-400 करोड़ रुपए बैठ रहा है, जनता की गाड़ी कमाई ऐसे लुटाएंगे आप सिर्फ सत्ता लोलुप होने के लिए? दूसरा कि हाँ उमेश 10 करोड़ रुपए का इंतजाम कर देना दिल्ली में, मैं टॉप अप करके वापस करूंगा। ये क्या है? क्या भेड़ बकरियों की तरह विधायकों को खरीदा जा रहा है? 25-25 लाख रुपए में मदन बिष्ट, राजेंद्र भंडारी जैसे लोग कह रहे हैं कि हम बिक रहे हैं। उस महान जनता ने जिनको उनको चुन के भेजा, उस जनता की अस्मिता, उसके अखलाक, उसके ईमान, उसके खुददारी को उन्होंने बेचा है और ये बड़ा गलत हुआ है। ये सरकार जो बनी है टेक्निकली बन गई होगी, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। हम जनता की अदालत में जाएंगे इनके खिलाफ। आप जनता की अदालत में जाएंगे। राजू भाई, मैं आपके पास आऊं उससे पहले भगत दादा से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। भगत दादा, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रधानमंत्री जी को, आपके तमाम नेताओं को इस बात की जल्दी थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, इसलिए उत्तराखंड को भी कांग्रेस से मुक्त कर दिया जाए? क्या आप लोग जल्दबाजी में नहीं थे? एक बार सीताराम केसरी के लिए लिखा गया था और कहा गया था द ओल्ड मैन इन अ हरी, तो क्या वाकई में बीजेपी वॉज इन अ हरी? बीजेपी जल्दबाजी में थी? शार्प शूटर्स पर इन हरी। नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या मुझसे? चलिए, मैं फिर आपसे सवाल रिपीट करूंगा। एनके सिंह जी, मैं यहां पर दोनों पक्षों को लाना चाहता हूं। पहला पक्ष ये कि हमने माना कि बहुमत परीक्षण के लिए अगर वक्त दिया गया था तो सदन में बहुमत परीक्षण होता, लेकिन क्या स्पीकर का जो रोल था वो पार्टीजन था? क्या केंद्र सरकार ने बिल्कुल पार्टीजन रवैया या कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की तर्ज पे कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड बनाने की बात की? क्या इन दोनों एलिगेशंस को सब्सटेंशिएट किया जा सकता है? मैंने पहली बार देखा कि प्रणव लॉजिकली काफी करेक्ट होते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, पहली बार इनको इतना मौका दिया है बहुत अच्छा हमारे है। चैनल पे, ताकि हम मेरी असल में इमेज चैंपियन की बना दी गई। इंटेलेक्चुअल मेरा सामने आता ही नहीं, पहलवान ही आता है। लेकिन अब मैं आपको वैसे हाँ बिल्कुल मेरा ओपिनियन चेंज हो गया आपके इस लॉजिक को देख के। खैर, आप एक चीज देखें, तर्कशास्त्र में 2 फैलेसीज होती हैं, बैकवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ लॉजिक और दूसरा होता है सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स। आपने अभी तक जो लॉजिक हुई है उसमें दीपक हुआ यह है कि आप देखें तो एक पक्ष दौड़ रहा है, अगर इसको पीछे ले जाए, आप सिर्फ स्पीकर के कंडक्ट को देख रहे हैं।
स्पीकर इज मास्टर ऑफ द हाउस इज मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस और स्पीकर इज द मास्टर ऑफ द हाउस। ये बेसिक डॉक्ट्रिन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। लेकिन इसके साथ उस दिन हुआ क्या था? 91st अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ सेक्शन शेड्यूल 10 के पैरा 2 और पैरा 4 हैं। हम तो टेक्निकल इसलिए बता रहे हैं कि जनता समझ जाए, आपके व्यूअर्स ये समझ जाए। इन दोनों को अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी डिफेक्शन 2/3 से हो सकता है और वो डिफेक्शन नहीं होगा, वो मर्जर होगा। मतलब कि 27 मेंबर में 18 से कम नहीं टूट सकते थे और वो सिर्फ मर्ज कर सकते थे, बीजेपी में करें, बीएसपी में करें। तो टेक्निकली वो 9 विधायक जो थे वो गलत थे। उन्होंने जो किया वो नितांत असंवैधानिक था और यही हाई कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट को मैं आता हूं उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो सीधी सी बात है कि एक डॉक्ट्रिन होता है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, वर्सेंटी ला री इलिसिटा। एक कंडक्ट अगर आपका गलत होता है तो सारे उसके जो अटेंडेंट कॉन्सिक्वेंस है वो सारे गलत माने जाएंगे। तो जैसे ही 9 विधायक फ्लोर पे डिमांड करने लगे, वो वहीं पे गलत हो गया। एंटी डिफेक्शन लॉ को वायलेट आपने कर दिया। आपको 18 होना था, स्पीकर से जाके कहना था कि साहब हम इसके खिलाफ वोट करने जा रहे हैं और हम इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं पैरा 4 के तहत। ये सीधी से है। तो गलत जब कोई वहां पे हो गया तो आप लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं स्पीकर का कंडक्ट गलत का था कि नहीं। ऑब्वियस है कि जब स्पीकर ने देखा कि कॉन्सिक्वेंस इसका सरकार गिर रही है तो वो बचाएगा, क्योंकि आपका पहला कंडक्ट इलीगल है। 9 विधायक ने इलीगल कंडक्ट किया। बीजेपी की समझ इतनी होनी चाहिए थी कि वो इस इलीगल कंडक्ट में या तो 18 रहते और स्पीकर से जाके कहते कि हाँ साहब हम बीजेपी में ले रहे हैं इनको, तब तो हो सकता था। तो चूंकि वो गलत हो गया तो नतीजा ये हुआ कि सारे कॉन्सिक्वेंसेज इसके गलत माने जाएंगे। अब आप देखें स्पीकर ने जो किया कतई गलत है। प्रणव ने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही हम लोग, दीपक हम आप पार्लियामेंट बहुत दशकों तक कवर किए हैं, जैसे ही स्पीकर ने कहा, जैसे ही मेंबर्स ने कहा डिवीजन, तो इमीडिएटली आपको डिवीजन कराना है, ये होता है। लेकिन चूंकि वो जानते थे कि डिवीजन का मतलब कि सरकार का गिरना, और सरकार एक अनैतिक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल 9 मेंबर कंडक्ट से गिरने जा रही है, तो नेचुरली वो इलीगल का सारा, हालांकि वो गलत है लेकिन इलीगलिटी वो भी कर रहा है। मनी बिल था, मनी बिल में बिल्कुल मनी बिल पे आपको कॉल करेगा अधिकार है, सरकार कॉल करेगा। ये भी एक तर्क है कि मनी बिल पे आपको स्वतंत्र राय रखने का अधिकार है। हाँ नहीं, मनी बिल पे स्वतंत्र राय रखने का अधिकार है, लेकिन वो एंटी डिफेक्शन लॉ के पैरामीटर में आता है। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि वो आप उसके बाद जो कंडक्ट थे वो पैरा 2 एंड पैरा 4 जब दोनों को जक्सटापोज कर देंगे तब समझ में आएगा कि ये वायलेशन है। चलिए हम इस पर आएंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है, मैं तर्क के तौर पर आपको बोल रहा हूं, एंटी डिफेक्शन लॉ को अगर आपको लागू करना होता तो स्पीकर पहले डिवीजन का कॉल लेते और डिवीजन का कॉल लेने के बाद स्पीकर का काम सरकार बचाना नहीं है, स्पीकर का काम सबसे पहले वोट को करवाना है। मैं फिर आऊंगा आपके पास। तो हम बहस कर रहे हैं कि क्या हरीश रावत की वापसी वाकई ही लोकतंत्र की जीत है। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था एनके सिंह जी से और मेरा सवाल भगत दादा सुन नहीं पाते। भगत दादा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑडियो अब ठीक हो गया होगा। मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की जल्दी में थी बीजेपी, इसीलिए कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड करते करते वो इतनी बड़ी गलती कर गई? नहीं, आप करते वो इतनी बड़ी गलती कर गई? नहीं, आप दीपक जी, ये कोई कांग्रेस मुक्त या कोई किसी चीज से मुक्त करने का काम नहीं है। ये मोटी सी बात संवैधानिक है कि 18 तारीख को मनी बिल फेल हो गया और उसी दिन हरीश रावत की सरकार को बर्खास्त होना चाहिए था और राष्ट्रपति शासन लागू होके तब फिर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए था। वो गलती कहीं न कहीं हो गई, इसलिए हम राष्ट्रपति जी से मिले और सरकार से भी बात की और राष्ट्रपति जी कन्विंस हो गए तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो इसलिए इसमें कोई कांग्रेस मुक्त या किसी भुक्त का तो सवाल ही नहीं है। फिर उसके बाद कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने कहा कि साहब नहीं, हाई कोर्ट ने एक अलग डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। इसका अर्थ है कि हमारे उसमें तर्क था, बल था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। हमने कहा हम फ्लोर टेस्ट मानने को तैयार हैं, परंतु आप इस बात को तय करिए कि भाई जो सवाल 7 कोर्ट ने रखे हैं लगभग उन्हीं पर हम भी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। और वंस एंड फॉर ऑल बॉम्बई केस के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस सामने है और भविष्य में ये जो
हमारे अध्यक्ष हैं उनकी सुप्रीमेसी होते हुए भी वो गलती को सही कह दें, सही को गलत कह दें, कम से कम ऐसा अधिकार तो उनको नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये इसके माध्यम से अगर ये क्लियर हो जाए तो मैं सोचता हूं कि भविष्य में थोड़ा हमने मुंबई से सीखा, थोड़ा जगदम्बिका पाल के मामले में थोड़ा, फिर बिहार से सीखा, तो इसके माध्यम से लगभग सभी समस्याओं का समाधान अगर हो जाएगा तो भविष्य हमारे लिए अच्छा होगा। शायद इस एक का जो प्रकरण नहीं होना चाहिए था, उस प्रकरण के बाद एक भविष्य में डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा स्थान हम बनाए रखेंगे। शायद अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सके तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आपने माना, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपने बड़ी साफ गोई से कहा कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात है कमिंग फ्रॉम एक चीफ मिनिस्टर नाउ। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात भगत दादा ने बोली है बहस के दौरान। राजीव जी, मैं आपको यहां पर जोड़ना चाहूंगा। मेरा सीधा सवाल है जो डॉक्टर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने उठाया, और उनका ये कहना बनता है कि दो चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह नजरअंदाज किया। पहली चीज ये कि स्टिंग में पैसों की बात हुई, और खुद एक चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठे हुए विधायक, जिसको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसके लिए कहा जाता है कि सिर्फ पैसों के लेन देन की बात करना ही एंटी करप्शन में आता है, पैसों की डीलिंग हो ना हो वो एक अलग बात है। और दूसरा, उनके दूसरे विधायक मदन बिष्ट जो कह रहे हैं कि 25-25 लाख दिए गए, जिन्होंने आज तक कोई सफाई नहीं दी है। इन दोनों स्टिंग के आने के बाद भी क्या हरीश रावत को यह नैतिक अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री की गद्दी संभाले? देखिए, क्यों ना दूसरा मुख्यमंत्री हो? आपने कांग्रेस प्रश्न उठाया कि कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने, या सुप्रीम कोर्ट पे प्रणव सिंह चैंपियन कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया, इस तरह की बात है। हमारे साथ तो पूरा न्याय किया, तो हमें तो टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल का जवाब सवाल का जवाब दे रहा हूं, सवाल ही का जवाब, सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। हमें तो कोई अन्याय की बात नजर नहीं आती। मैं बहस के शुरू में कह चुका हूं, ये निर्णय अगर कांग्रेस पार्टी के विरोध में भी होता तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, आपके कोई ऑप्शन नहीं था। आप ऐसा नहीं करते। माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो कांग्रेस पार्टी को भी मानना पड़ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मानना पड़ता है। तो आप ये मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट, मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। अब मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। देखिए सुनिए, एक सवाल एक मिनट, हाई कोर्ट की इतनी टिप्पणियों के बाद भी फिर मोदी सरकार की आंख क्यों नहीं खुली? उनको तभी मोदी सरकार तो आपने कहा ना कि बीजेपी कांग्रेस के चरित्र में ये अंतर है। कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, निश्चित सम्मान करते हैं। हम ये पूछना चाहेंगे कोश्यारी साहब से कि कोश्यारी साहब ये गलती हुई, आपने गलती मानी, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि अमित शाह जी और मोदी जी के 7 शूटर्स कैलाश विजयवर्गीय जी और महेश शर्मा जी और मैं चैलेंज देता हूँ आपको, हम जनता के बीच में जाएंगे, आपसे लड़ेंगे। राजीव त्यागी जी, फिर मैं कुछ दूसरे कदम उठाऊंगा, वो ठीक नहीं लगेगा, ऑडियो मैं बंद करा दूंगा। मुझे एक बार बताइए इनके सिंह जी, क्या इथिकली, लॉजिकली, पॉलिटिकली, मोरली, क्योंकि मोरल सवाल, एक सवाल भी हरीश रावत को मॉरली रहने का अधिकार नहीं है। उस स्टिंग ऑपरेशन में एडमिशन उनका है। अगले दिन जब सीबीआई ने कॉल किया था उसके एक दिन पहले उन्होंने कहा कि हाँ वो स्टिंग, वो जो स्टेटमेंट है वो मेरा अपना है। अब अगर आप कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब मैं टॉप अप करके दे दूंगा, तो वायलेशन, और मैं देख रहा था मुंबई जजमेंट पे जो 6 पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो उसमें एक पॉइंट है अगर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आप भ्रष्टाचार से सरकार अपनी बचा रहे तो ऑब्वियस है कि सुप्रीम कोर्ट आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक, मुंबई जजमेंट में साफ है, 6 पॉइंट्स है, तो मैं बता देता हूं। पहला, विधि और व्यवस्था या लोक व्यवस्था को बड़े पैमाने पर भंग होना, 6 पॉइंट बताइए। और दूसरा है राज्य सरकार द्वारा घोर अव्यवस्था, तीसरा है भ्रष्टाचार या शक्ति का दुरुपयोग। इस क्लॉज में आता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और सुप्रीम कोर्ट आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में इसको देख के संज्ञान ले सकता है। अगर फ्लोर का संज्ञान ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की 9 मेंबर क्या कर रहे हैं, तो इसका भी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया होगा। जजमेंट बहुत अच्छा है।
अब उसमें सिर्फ ये है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया मैंने फौरन माना, तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पे एहसान कर रही है। अरे ये तो आपकी मजबूरी है, मानना ही है, लेकिन मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया क्यों? आप देखिए, एक बेसिक बात यह है तो नहीं लेके गए सिंह साहब? नहीं, उसमें जैसे कई बोलने दीजिए। हरीश रावत की पिटीशन है, देखिए, राष्ट्रपति शासन गलत है, जो कुछ हो हरीश रावत की पिटीशन पे हुआ है। बीजेपी सेकंड टाइम लेके गई ना, अरे गई है। अब उसमें देखिए ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे ये फैसला आता है कि 9 मेंबर को छोड़ के फ्लोर टेस्ट कराइए, तो 3 जजमेंट ऑब्वियस हो जाते हैं जो कि लेना है सुप्रीम कोर्ट को। अगर सरकार जीतती है, मतलब कि हरीश रावत जीतते हैं, तो सिंपल बात है, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट रूल इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। दूसरा यह है कि हरीश रावत बहाल हो जाएंगे। तीसरा यह है कि 9 मेंबर्स पे, हालांकि अभी उसमें सुप्रीम कोर्ट को लेना है, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन 9 मेंबर्स का कंडक्ट इलीगल माना जाएगा। ये तीनों ऑब्वियस फॉल आउट है। जैसे ही, क्योंकि कोर्ट इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकती, जैसे ही फ्लोर पे अब आप जीते तो क्या करेंगे? हरीश रावत से कहेगी कि नहीं, अब आप उस वजह से अब आप नहीं रहेंगे सरकार में। तो विल ऑफ द, ये जो हाउस का कल का कंडक्ट है वो विल ऑफ द पीपुल रिफ्लेक्ट कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन एक दीपक क्लास में और है कि इन सब के बावजूद एक जो कोश्यारी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत दिक्कत हो रही है स्टेट असेंबलीज में खास करके कि इस तरह स्पीकर का कंडक्ट बायस होता है, गवर्नर्स का बायस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको याद होगा कोहितो में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा था कि भाई ये स्पीकर तो मोहताज होता है हाउस में मेजॉरिटी का, तो हमेशा उसके हिसाब से काम करेगा। तो मेरे ख्याल से इस एंटी डिफेक्शन लॉ के वायलेशन को किसी और को दिया जाए, और ये शिवराज पाटिल ने भी कहा था जब स्पीकर थे। तो अब सीधी सी बात है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कमजोरी है, और मेरे ख्याल से अब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में इसको भी संज्ञान में लेगा कि एक्ट अगर हो गया है तो उसका संज्ञान तो 4 दिन बाद आएगा, गवर्नमेंट पहले गिर जाएगी। डॉक्टर मुझे एक बात बताइए कि सबसे बड़ी बात थी कि 18 तारीख को हाउस के अंदर ये सब हुआ, आपको क्या लगता है कितना वक्त देना चाहिए था? हम गवर्नर के कंडक्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पर भी बहस हुआ कि क्या गवर्नर ने जरूरत से ज्यादा वक्त दे दिया हरीश रावत को मेजोरिटी प्रूव करने के लिए? क्योंकि बच्चे की जुबान पर है, जब हाउस की मेजोरिटी 26 विधायक बीजेपी के, 9 कांग्रेस के, कुल मिला के 35 हो गए। उस समय 68 स्ट्रेंथ थी हाउस की, 68 में से 35 ने जाकर के सिग्नेचर डॉक्यूमेंट दिए और 2 प्रस्ताव और दिए, माननीय अध्यक्ष विधानसभा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, माननीय उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। सेक्शन 175(4) शायद मैं गलत कह रहा हूं, उसके अनुसार बिल्कुल गवर्नर महोदय को लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना चाहिए था, सरकार बननी चाहिए थी। उन्होंने जो टाइम दिया इसमें उनकी भूमिका संलिप्त है, मैं उन पर चार्ज लगाता हूं संलिप्त है, भले राज्यपाल महोदय हूं, मेरे ऊपर एक्शन हो जाए मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन जनता का सेवक हूं, क्योंकि जनता के साथ राज्यपाल महोदय के एक्शन द्वारा अनर्थ हुआ है, जिसका रिजल्ट आज भोग रही जनता उत्तराखंड की। राजीव ताकि यहां पर जो बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या आपकी पार्टी आने वाले समय में विचार करेगी? सबसे बेहतर ये हरीश रावत नहीं, इंदिरा हृदय हो जाए, इस बारे में हरीश रावत नहीं कोई और हो जाए। कल सीबीआई उनको इंटरोगेट कर रही है, पहले सैल्यूट मारेगी, उसके बाद इंटरोगेट करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि अनटेनेबल पोजीशन हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल। इसलिए मेरे ख्याल से पहला काम, एक तो आपने देरी किया कि जो डिफेक्शन हो, जब असंतोष था तो आपके सेंट्रल लीडरशिप ने कभी कॉग्निजेंस नहीं लिया, दो साल से ये चल रहा है, कभी कॉग्निजेंस नहीं लिया और उसके वजह से ये हुआ। अब ये है कि आज आपका सीबीआई कल इंटरोगेट करने जा रही है, उनको बुला रही है अपने यहां, पहले सैल्यूट देगी और उसके बाद कहेगी हाँ साहब जरा बताइए आपने क्या क्या गड़बड़ किया था, ये आप सीडी आपकी आवाज है, तो ऐसे में टेनेबल पोजीशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको लीडरशिप चेंज करना मेरे ख्याल से अब लाजमी हो गया है कि इसको करें। व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के घर तक जा रही है। इंटरोगेशन किसी का नहीं, अभी तो नहीं आया, सीबीआई की जांच जा रही है। अरे सर कहाँ नोटिस सर हुआ? पहली बात, जिस दिन नोटिस सर हो जाए मैं खुद ये सवाल उठाऊंगा कि शिवराज सिंह चौहान क्या एज ए चीफ मिनिस्टर सीबीआई की शिवराज मैं जवाब दूं भैया, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। शिवराज सिंह सर हुआ इनका तो स्टिंग हुआ, सबूत है, वो भी ले लीजिए। देखिए ऐसा है कुल मिलाकर, आम और अनार की तुलना नहीं हो सकती। मैं मानता हूं नहीं हो सकती है, लेकिन जवाब भी दीजिए। लेकिन करेले की और सेब की तुलना मत कीजिए। अब इसमें करेला व्यापम करेला है, हाँ। जिसमें कुल मिलाकर के 48 हत्या हो चुकी है। सेब विधायकों को रिश्वत देने का आरोप लगना सेब है। मतलब राजीव त्यागी है जो नेशनल स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं कि हरीश रावत ने विधायकों को सेब खिलाए। देखिए इतना समझदार नहीं हूं कि आपके वर्ड में नहीं डाल सकते आप।
मेरे आपके वर्ड्स मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, लेकिन वो मेरे को क्लैरिफाई करने दीजिए। मुझे सुनिए, पार्टी का स्टैंड क्लैरिफाई करने दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं व्यापम पार्टी करेला है, पे- करेले से भी कड़वा कोई है तो वो है व्यापम है। लेकिन क्या विधायकों को रिश्वत की पेशकश का आरोप होना सेम है? मैं तो ये मानता हूं, मैं बहुत स्पष्ट नहीं, आपने कंपेयर किया करेला और सेब। मैं बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं ना। आपके चैनल पे मैं परसों भी आपके साथ था। परसों भी मैंने स्टैंड लिया था और आज भी स्टैंड वही है। स्टैंड नहीं बदला करते राजनीति में रोज रोज। बहुत स्पष्ट स्टैंड है कि फोर्स्ड और मॉफ्ड सीडी है। चलिए ठीक है, आइए ब्रेक लेते हैं। दिखा दीजिए। अभी मैं वो CM कहीं का ना इंटरव्यू कहीं मॉफ्ड सीडी है। भैया सीएम का इंटरव्यू दिखाइए जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं उसमें हूं, सब कुछ है उसमें और मैं सीबीआई उसमें जांच हूं। कर रही है, जांच करें ना, हम स्वागत करते हैं जांच या का। मेरे सीडी दिखाइए। माय डियर सर, आप दिखाइए। संवैधानिक संस्थाएं जांच कर रही नीम चढ़ हैं। गया। हमें पंख कटे तोते इनको पे पूरा आके विश्वास है। और बताइए, करेले में नीम सुनिए, जो चढ़ गया। पंख का तोता है, जो मोदी जी के इशारे पे कार्य कर रहा आप है। इतने अच्छे स्पोक्स पर्सन सीडी हैं, दिखाएं साहब। थैंक यू और फॉर थोड़ा दैट। तर्क लाइए इसमें। थैंक यू फॉर दैट। मैं तो कह रहा करेला हूं, और सेब मत करिए। बीजेपी रिश्वत जिस देने तरह की से कार्य पेशकश कर रही करना सेब नहीं है हो वो सकता। डेमोक्रेसी को डैमेज कर। सवाल ये है कि क्या जो कुछ हुआ है उसमें लोकतंत्र कितना हारा है और कितना जीता है उत्तराखंड में, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक से पहले राजीव त्यागी जी कह रहे थे कि ये जो स्टिंग हुए हैं वो पूरे फर्जी हैं, लेकिन 21 अप्रैल को इसी चैनल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज फिर मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने माना था कि वो पत्रकार उमेश शर्मा से मिलने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट गए थे। बाकायदा उन्होंने उनसे ये पूरी बातचीत की थी और फरेब शब्द का इस्तेमाल किया है कि फरेब रच रहा था मैं तो उनके साथ। अगर आईपीसी के हिसाब से देखा जाए तो फरेब रचना भी एक अपराध है। सुनिए क्या कहा था हरीश रावत ने। मैं ये जानना चाहता हूं, अब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप और कई घंटे उस दरमियान भी गुजरे, लेकिन आपने उस सीडी पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो शायद आपने इसलिए नहीं की क्योंकि आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे हकीकत में उस शख्स से मिलने गए थे जिसने वो सीडी बनाई। देखिए, एक बात बताइए दीपक जी, यदि कल आप मुझको कहीं कहेंगे कि मैं भाई साहब आपसे मिलना चाहता हूं, ये मैं तो कई बार उनसे मिला हूं। वो एक मीडिया हाउस का व्यक्ति है, ये तो मीडिया को देखना है कि उसके अंदर कैसे कैसे कैरेक्टर आ गए हैं, ये तो आप लोगों के लिए विचार करने का वो है। एक छोटा सा राज्य का मुख्यमंत्री क्या करेगा यदि कोई मीडिया हाउस वाला आकर के कहेगा मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं मिलने से इनकार करूंगा उनसे। और मैं एक होली मिलन के कार्यक्रम में उस एरिया के अंदर गया था और मान लिया, तो उसके बाद आप कोई फरेब रचना करते हैं तो फरेब रचना करना क्या अपराध है? अपराध तो तब है जब मैं कोई लेन देन कर रहा हूं, कोई मैं भाव ताव कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ले आइए आप, वो खुद ही बोली लगा रहा है, खुद ही कह रहा है कि इतना दे दूंगा, इतना कर दूंगा, खुद ही कह रहा है मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा, और आप लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत कर रहा है भाव। आपने भी कहा कर दीजिए। धन्य हो। एक बात बताइए, आप पल्ला छुटाने के लिए हाँ भाई ठीक है, अब 29 तारीख को देखेंगे फिर विचार करेंगे, कोई कह देता है तो क्या करेंगे, किसी को धक्का मार करके निकाल देंगे? हमको क्या मालूम ये फरीबी आदमी स्टिंग कर रहा है और ये एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए आया है और भाजपा ने खरीद करके भेजा है। अब धन्य हो महाराज, अब कैसे कैसे कलाकार आपके बीच में हैं। अब हमको हमारी मजबूरी है, राजनीति के अंदर सामाजिक जीवन में सबको नमस्कार करना पड़ता है, सभी देवताओं को प्रणाम करना पड़ता है, सभी देवताओं को प्रणाम करना पड़ता है। सभी देवताओं को प्रणाम करने की बात करें, आपके मुख्यमंत्री साफ मान रहे हैं वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे गए थे, और आप रिकॉर्ड चेक करवा लेना जब वो सीएम हाउस से निकले हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक गए हैं, कहीं नहीं रुके। दूसरा, आप चेक करवा लीजिए रिकॉर्ड पे, वहां पे कोई होली मिलन का समारोह नहीं था। तीसरा, उन्होंने बोला है कि क्या फरेब रचना करना अपराध है? भाई फरेब रचना करना आईपीसी में अपराध है, सबको पता है। 120B कॉमन इंटरवेंशन 34A 34A जवाब दे दूं प्लीज। उत्तराखंड में जो सारा एपिसोड हुआ, अरे भाई वो राष्ट्रपति शासन से लेकर के सीडी कांड से लेकर स्टिंग तक, ये उत्तराखंड के जितने भी एपिसोड हैं भारतीय प्रजातंत्र में मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं, मील का पत्थर। और मुख्यमंत्री महोदय फंसना और अब तो मुख्यमंत्री हो गए, अब तो मुख्यमंत्री कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री हट जाए, मुख्यमंत्री कह सकता हूं। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, जैसे मैंने आपसे बात करते हुए सुना कि अरे नारायण हमको सबको पूछना पड़ता है, तो पॉलिटिकल गैर कानूनी अपराध करने के लिए ऑफर नहीं दी, ऑफर जो दी उस व्यक्ति ने दी, उन्होंने कहा
ऑफर नहीं दी, उन्होंने कोई ऑफर नहीं दी। और मैं कहना चाहूंगा सीबीआई जांच करे। भगत दादा मैं आपको चैलेंज करता हूं, सीबीआई से जांच कराइए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ज्यादा चिल्ला सकते हैं हम, छोड़िए उस बात। अरे ये और मुख्यमंत्री राजीव जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, ये भी कहा है कि मैं मान्यवर मुद्दे से बात को मत हटाइए। हरीश रावत जी अभी एससीडी का आपका रिकॉर्डिंग आपने सामने देखा। मान्यवर एक्स सीएम की तरह उस दिन एडमिट कर रहे हैं कि ठीक है मैं मिलने गया था और मैंने फरेब किया तो क्या बुरा किया। अरे भैया 120B सेक्शन 34 आप सीधा साधा इकबाल कर रहे हैं, इकबाल जुर्म आपका हो गया। इस सीडी का मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और पीसी एक्ट का मुकदमा अगर आप इनके खिलाफ होना चाहिए। मैं वादा करता हूं अपने दर्शकों को कि मैं हाई कोर्ट को भी ये सीडी दूंगा, सुप्रीम कोर्ट को भी दूंगा। इस बात पर ये लिख कर दूंगा कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी ने मुझे कहा कि आपने सीबीआई में जा चुकी है। मैं दूंगा। ये तो अगर आप कह रहे हैं कि मुझे दीपक जी ये तो हाईकोर्ट में बीजेपी नहीं लेके गई होगी क्या? बीजेपी सीडी नहीं लेके गई होगी या बीजेपी ने सीडी प्रस्तुत नहीं की होगी? इस तरह ये सब मॉब सीडी है, मॉब सीडी। ये इंटरव्यू मॉब नहीं है, ऑन एयर लाइव हुआ है। हाँ इंटरव्यू को मैंने क्या और मैं दूसरी बात आपसे सीडी की बात कर रहा हूं मैं। नेशनल स्पोक्स पर्सन है, 21 तारीख को हाईकोर्ट में सीडी नहीं गई होगी आप ये कह रहे हैं। 21 तारीख वो तारीख है जब हाईकोर्ट ने वहां से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। थोड़ा फैक्ट देख लीजिए करिए। मैं सीडी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सीडी राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया, हाईकोर्ट का फैसला हो गया। बनी सीडी मार्च में बनी ना। अरे भाई पहली बात करी ना उन्होंने। चले मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है, लेकिन आप जनता हैं, जनार्दन हैं, आप सब जानते हैं मेरा काम सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है, फैसला आपका है। हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, चाहे बीजेपी की तरफ से हुआ हो, एनडीए की तरफ से हुआ, चाहे कांग्रेस की तरफ से हुआ, शुरुआत भले किसी ने की है, उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र कमजोर हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड में जो कुछ हुआ उसकी एक कानूनी नजीर बनना चाहिए। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही।